चलिए, हमारा राष्ट्रपति तक का काम हो गया है। राष्ट्रपति मतलब कहां तक, नंबर 62 तक हम काम कर चुके हैं। अब हमको यूनियन के अंतर्गत किस पर बात करना है, तो उपराष्ट्रपति पर। ठीक, इनका हुआ कहां से, आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक, ये 10 आर्टिकल पर हम बात करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी हो, ताकि क्या हो सके, चीजें थोड़ी सी जो डाउट राष्ट्रपति को लेकर के होते हैं वो सारी चीज क्लियर कर सके। ठीक, तो आर्टिकल 63 क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्र मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहां से लिया गया, तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जबकि यहां पर मैं लिखता हूं क्या, समानता, क्या क्या चीजें कॉमन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, और यहां पर क्या असमानता है, जिसको भिन्नता, कि किस किस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अलग है, इस पर मैं आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, कि क्या क्या कॉमन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक, तो उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जबकि राष्ट्रपति का जो पद था वो कहां से था, ब्रिटेन से था। ठीक है, तो आर्टिकल 63 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान करता है ना। उपराष्ट्रपति का पद कहां दिया गया है, तो आर्टिकल 63 में दिया गया है। आर्टिकल 64 में कहा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन, तो उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में क्या, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब यहां पर देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली नहीं, किसी वजह से वो एब्सेंट है। ठीक है, देखो हम लोग राष्ट्रपति के पद को खाली होने के लिए कुछ फैक्टर्स लिए थे, क्या क्या, किस किस कंडीशन में खाली होगा, कि उसको क्या हो जाए कि कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक, 5 साल पूरे हो गए तब उसका क्या होगा, पोस्ट खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, या तो मृत्यु हो गई तब, या तीसरा उस पर क्या महाभियोग चलाया गया हो। ठीक है, इम्पीचमेंट, ये चीजें हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पोस्ट खाली होगा। लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं आया, देखो इन सब कंडीशंस में ये आकस्मिक रिक्ति के अंतर्गत, ये तो आकस्मिक रिक्ति नहीं है, आकस्मिक रिक्ति केवल मृत्यु या बीमार हो जाना है ना, कि किसी जिस कारण से वो नहीं आ पा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति का पद इनमें से कार्यकाल में तो केस में तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति के केस में हम राष्ट्रपति के केस में यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में हमने कहा था कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वो तब तक अपने पद में बना रहता है जब तक उसे कोई उत्तराधिकारी ना चुन लिया जाए। ठीक है, तो इस केस में तो नहीं, कैसे भाई, तो मृत्यु हो गया उसका या वो बीमार हो गया। ठीक, यही एक कारण होगा कि कब, जब उसकी मृत्यु हो जाती है या बीमार हो जाती है या किसी और कारणों से वो काम पर नहीं आ सकता, तब कौन बनाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, ये जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर केवल 6 माह के लिए ही रह सकता है, उससे ज्यादा अवधि के लिए नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, कब तक, केवल 6 महीने के लिए। किस कंडीशन पर, अगर उसकी मृत्यु जाती है या किसी कारण वो बीमार हो जाता है या वो पर वो नहीं आ पाता है। लेकिन क्या कार्यकाल खत्म हो गया तो अपने पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी ना चुन लिया जाए, है ना भाई, या महाभियोग वैसा कुछ भी सिस्टम होगा तो उस पर हो जाता है। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति तभी चुना जाएगा जब उसकी अचानक मृत्यु हो जाए या क्या हो जाए, वो बीमार पड़ जाए या किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा और किसी केसेस में क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। आर्टिकल 66 में इसके निर्वाचन का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। इसको देखिए, निर्वाचन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक समानता है, क्या, कि इन दोनों को लेकर के समानता क्या होगी, तो चुनाव का तरीका क्या, PRSTV, राष्ट्रपति के लिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता था, उपराष्ट्र के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका भी चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इसका भी होता है। किसका, उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन लोग चुनते थे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने स्टेट्स हैं उसके विधानमंडल के हैं, विधानसभा के, और अगर किसी 6 राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहां के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। ठीक है, केवल यूटी में याद रहे 70th अमेंडमेंट द्वारा यानी कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्यों को। इसके अलावा और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से जो निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते हैं, कौन, केवल दिल्ली और पौंडीचेरी। कब, तो 17th अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था
उसमें कौन थे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानमंडल के, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो, और कहाँ का? दिल्ली और पौंडीचेरी के जो यूटी है, ठीक है, इसके सदस्य भाग लेते थे। कौन? तो केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। लेकिन इनके क्या कहना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के पूरे सदस्य। कौन कौन? तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों के दोनों भाग लेते हैं। मतलब जिनको नॉमिनेट किया गया है वो भी, और जिनको इलेक्ट किया गया है वो भी, वो दोनों मिलकर किसको चुनते हैं? तो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। राष्ट्रपति में ये सब थे, जबकि उपराष्ट्रपति में कौन होंगे? केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही जो कंप्लीट मेंबर्स हैं, मतलब 545 और वो 245 मिलाकर उतने लोग ही चुनेंगे। राष्ट्रपति में हमारा एक हिस्सा छूट गया था, वो था उसके निर्वाचक मंडल में वोट की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फिलहाल कि राष्ट्रपति के लिए जो वोट की जो वैल्यू होती है कि एक विधायक का जो वोट वैल्यू है वो कितना होता है। तो विधायक का वोट वैल्यू मतलब क्या? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन जितने उस राज्य में क्या है? विधायक है। जब विधायक की सीट, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने सीट हैं? 90 सीट हैं। 2.55 करोड़ राज्य की जनसंख्या है, अब तो खैर 3.08 समथिंग है ना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.55 करोड़ जनसंख्या हो गया, 90 विधायक हो गए, मल्टीप्लाई बाई 1/1000। ये किसका? विधायक का वोट वैल्यू। वही किसी सांसद का जो वोट वैल्यू होता है वो क्या होता है कि पूरे देश के जितने भी राज्यों के जो विधायक हैं उनका वोट वैल्यू, मतलब पूरे देश में जितने भी कंप्लीट विधायक होंगे राज्यों में, उन सभी का वोट वैल्यू प्लस कुल सांसद, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, जितने एमपी होंगे उन सभी को, जबकि यहां पर क्या था? एमएलए। इस बात को ध्यान रखना है। दोनों मिलाकर के लगभग 708 के पास एक की वोट वैल्यू आती है। ठीक, ये चीज मैं डिस्कस करना भूल गया था उसमें। यहां आगे बढ़े तो क्या क्या बात कर लिए? निर्वाचन का तरीका वही होगा, पीआरएस एसटीवी, दोनों का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल पर आए तो निर्वाचक मंडल में उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, दिल्ली पुडुचेरी के लोग पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग इसको चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या? उसको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक लगते थे, इसको 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक लगेंगे। समानता चलेगी, दोनों को 15,000 का एफडी जो था आरबीआई में जमा करना होता था। ठीक, उसमें 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक चाहिए थे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कितने चाहिए? 20-20 चाहिए, है। लेकिन कॉमन क्या है? 15,000 रुपए एफडी दोनों को दोनों क्या करेंगे? आरबीआई के पास जमा करेंगे। और अगर किसी को 1/6 का वोट अगर नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाएगा, यानी कि पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो। इसके बाद में राष्ट्रपति में क्या केस था कि मान लो कि ये लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानमंडल है, विधान परिषद है और दिल्ली पौंडीचेरी के क्या है? यूटी के मेंबर है, इसके निर्वाचक मंडल थे। मान लो किसी राज्य में विधायकों की संख्या 0 है, ठीक, जैसे पूरे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में एक राज्य छत्तीसगढ़ का विधानमंडल भंग हो गया है, उसमें से एक भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कहां पर? राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। तो इस बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध नहीं बताया जा सकता। क्या बोल के अवैध नहीं बताया जा सकता? कि फलाना जो विधानमंडल है वो क्या है? 0 है, वहां पर एक भी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मतलब कहने का साफ साफ मतलब यह है कि चुनाव हो रहा है, अगर मान लो 10-20 लोग एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट होगा तो होगा, चुनाव तो होगा ही होगा, ठीक है। वैसे मान लो किसी राज्य के पूरे विधायक ही नहीं आए या विधानमंडल भंग हो गया है किसी कारणवश, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और इस बात को चुनौती न्यायालय को नहीं दी जा सकती क्या कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको अवैध ठहराया जाए क्योंकि फलाना जो विधानमंडल के लोग हैं वो नहीं आए थे, चुनाव तो होके रहेगा। सेम किस्सा इसके लिए भी है, क्या कि आप इसको न्यायालय में निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, क्या निर्वाचक मंडल अपूर्णता के आधार पर आप इसको कहा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद आता है तो वो कहां निपटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में निपटाया जाता है। ये मैं आपको बताया कि अभी गिरी को एक बार उपस्थित होना पड़ता निर्वाचन विभाग को लेकर के। ठीक, आगे बढ़े। 6वें नंबर पर क्या समानता है? मान लो कोई राष्ट्रपति की बात पहले करते हैं, मान लो कोई राष्ट्रपति बाद में उसका निर्वाचन अवैध साबित हो गया है ना, तो उसको या फिर उसके ऊपर क्या चलाया जा रहा है? महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक है। किसी कारणवश को लेकर के उसके ऊपर क्या चलाया जा रहा है? महाभियोग चलाया जा रहा है ना भाई। तो जब उसके ऊपर महाभियोग चलाते थे तो मान लो 2 साल काम करने के बाद उसको पद से हटाने की बात हो गई। कितने साल बाद? 2 साल बाद उसको पद से हटाने की बात हो गई या उसका निर्वाचन अवैध हुआ किसी कारणवश की योग्यता नहीं था,
35 साल पूरा नहीं हुआ था, या दिवालिया है, या क्रिमिनल है, ऐसा कुछ बोल करके, ठीक है ना। तो इस 2 साल बाद उसको हटा देते, उसने केवल 2 ही साल काम किया। तो ध्यान रहे इस बात का कि इस 2 साल में उसने जो भी काम किया है सब मान्य रहते हैं, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मान लो कि उस 2 साल में उसने कुछ कानून पास किया या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता किया, तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो वैध रहता है। ये क्या था, उसका निर्वाचन से संबंधित कार्यकाल आधे बीच में खत्म किया जा रहा है, किसी कारण उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसको हटाने से पहले तक उसने जो भी काम किया हो, भले 6 महीने क्यों ना काम किया हो, जो भी काम किया रहेगा सब लीगल रहेगा, सब वैलिड रहेगा, किसी को भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो ये हो गया इसका निर्वाचन से संबंधित मामला। आगे चले तो आर्टिकल 67 कार्यकाल की बात करता है। ठीक, कार्य करने की टेन्योर कितना होगा, तो सेम राष्ट्रपति की तरह 5 साल होगा। अपना कोई उत्तराधिकारी चुने जाने तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, किस किस कारण से रिक्त हो सकता है, तो उसके ऊपर उसको हटा दिया जाए, ठीक, हटा दिया जाए, या कार्यकाल पूरा हो जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, ये सब की बात की जाती है, ठीक है ना। और पूरा हो गया, इसको जैसे निष्कासन की जो प्रक्रिया है, या इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है, राष्ट्रपति के केस में क्या थी, यहाँ भी एक भिन्नता में इसको डाल देते हैं। राष्ट्रपति के केस में क्या था, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, 1/4 लोगों के द्वारा उस प्रस्ताव को 2/3 लोग पास करते थे, 14 दिन का टाइम मिलता था, उसके बाद दूसरे सदन में जाता था। इसके साथ में ऐसा कोई मामला नहीं है, मतलब महाभियोग की जो जटिल प्रक्रिया है इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि ये राज्यसभा का सदस्य चुनने के लायक रहना चाहिए, योग्यता में था। योग्यता में क्या क्या था कि 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो, नागरिक हो, और क्या राज्यसभा में चुनने के लायक हो। जबकि वो क्या था, देखो इसमें राज्यसभा में चुनने के योग्य होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में इसमें महाभियोग से इसकी जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर था, वहीं से इसको चुना गया था, तो केवल राज्यसभा में विशेष बहुमत से इसको पारित होना चाहिए, बाकी लोकसभा सामान्य बहुमत से पारित कर दे, काम चल जाएगा। मतलब क्या, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पहली बात केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते थे, हाँ कि नहीं, सही बात है ना। तो इसका हटाने का जो प्रस्ताव है केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में ही विशेष बहुमत से पारित होगा, जबकि लोकसभा की इस बीच में क्या होनी चाहिए, सहमति मिल जानी चाहिए। तो उसमें विशेष बहुमत में 50+1 का मेजोरिटी मिल जाए तो काफी है, राज्यसभा में 2/3 होना चाहिए। और एक चीज, इसके केवल राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं निष्कासन में, जबकि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा था, तो कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे राष्ट्रपति के केस में, तो केवल राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों लोग भाग लेते थे। राष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्य विधानसभाओं से भी लोग आते थे, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स क्या करते हैं, वोट करते हैं, जबकि चुनाव के समय नॉमिनेटेड लोग नहीं थे। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। सेम उपराष्ट्रपति के लिए क्या, केवल राज्यसभा के लोग क्या कर देते हैं, उसको पारित कर देते हैं। लोकसभा केवल सहमति देता है, या कहते हैं सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत क्या, 10 लोग हैं तो 6 लोग रेडी हो जाए, ये तो सामान्य बहुमत है, ठीक। तो ये बात हो गई इसके कार्यकाल की। आगे बढ़े, 68 में इसका आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति के केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के केस में था कि अचानक पद खाली हो जाना, तो 6 महीने के अंदर पद भरा जाना चाहिए। काम कौन करेगा, तो राज्यसभा में से ही किसी को क्या किया जाता है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 69 में आ जाए, शपथ। तो इसके शपथ में कुछ विशेष नहीं है, हाँ इसको भी लिख देते हैं, दोनों का शपथ भी अलग अलग है। भारत का जो राष्ट्रपति था वो संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता था। ये संविधान के आदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, अपने कार्य का निर्वहन करूंगा, केवल यही शपथ लेता है। आगे आते हैं कहां पर, 70 नंबर पर। तो एक बार 70 नंबर पर पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति होने के बारे में दिया गया, जो लगभग सेम है 65, जैसे कि और कौन कौन अन्य आकस्मिकताओं में पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त की जाने लगी, तो कुछ खास में इस पर जितनी बातें हैं उसको बात कर चुके हैं। आर्टिकल 71 में आ जाए तो इसमें है फिर क्या, संसक्त विषय। संसक्त विषय किस चीज से रिलेटेड, संसक्त विषय, संसक्त विषय मतलब विवाद, क्या किसके, राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो याद रहेंगे इस बात को कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है, ठीक। आर्टिकल 72 में आ जाए तो आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान। किसकी, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। हम लोग राष्ट्रपति वाले वीडियो में इसको डिस्कस किए थे, ये हो गया तो हटा देते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का मामला खत्म हो चुका है। ठीक, तो क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति वाले हिस्से में किए थे कि ये क्या है, इसकी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमादान कब लागू किया जाता है? मान लो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायपालिका ने क्या दे दिया, मृत्यु दंड या कठोर कारावास का दंड उसको दे दिया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्रिमंडल या कहना चाहिए कि होम मिनिस्टर के सलाह से ये करते हैं। जो होम मिनिस्टर होता है जैसे अभी अमित शाह, तो होम मिनिस्टर के सलाह पर क्या करेगा, जो क्षमादान है वो देता है। क्षमादान देने के लिए 5 तरीके हैं। क्या? क्षमा, लघु, परिहार, विराम और क्या, प्रविलंबन। ये 5 तरह के क्षमादान हैं। ठीक, पहले नंबर पे क्या, सीधे फ्री कर देता है। मान लो किसी को क्या है, मृत्यु दंड दिया गया हो या कठोर कारावास दिया हो, वो याचिका दायर करेगा लिखित तौर पर ना, मौखिक नहीं होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। वो सलाह करेगा, जांच करेगा, जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं इसको देना चाहिए तो उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली क्या कर देंगे, फ्री दे देंगे, फ्री कर देंगे उसको। फ्री कर देंगे मतलब उसको कोई टाइप का सजा का प्रावधान नहीं होगा। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं किस पर, लघुकरण पे। तो लघु का मतलब होता है क्या, कम करना, है ना भाई। तो इसमें क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि एकदम कठोर कारावास दिया है भाई, 7 साल का कठोर कारावास या आजीवन कारावास दे दिया एकदम कठोर वाला, तो उसको क्या बदल देंगे, 7 साल के सामान्य कारावास में बदल देंगे। तो ये है ना, या मृत्यु दंड दिया गया है तो मृत्यु दंड को बदल करके क्या कर दिए, आजीवन कारावास कर दिए। कठोर कारावास दिया था उसको सामान्य कारावास कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, लघुकरण, यानी कि सजा का को कम करना, मतलब सजा का जो वो इंपैक्ट होगा उसको कम करना। परिहार का मतलब क्या होता है, तो परिहार में सजा की प्रवृत्ति को कम किए बगैर समय को कम करना। जहां लघुकरण में क्या बदल रही थी, प्रवृत्ति बदल रही थी, जिसको हम कठोर से क्या किए थे, सामान्य किए थे। लेकिन परिहार में मान लो 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है तो इसको चेंज करके क्या करेंगे, 1 वर्ष कर देंगे। मतलब क्या, टाइम को कम करना, सजा वही रहेगा। कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन 2 साल से हटाकर इसको कितना कर देंगे, 1 साल कर देंगे। क्या जाएगा, परिहार लगाना, परिहार। ठीक है, तो चौथे नंबर पर क्या है, विराम। विराम का मतलब होता है क्या, विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति, मतलब कि मान लो कोई अपंगता है या महिलाओं को गर्भावस्था है, उस स्थिति में सजा को क्या करना, कम करना। ठीक, ये क्या कहलाएगा, विराम कहलाएगा। प्रविलंबन में आएगा क्या, अस्थायी रोक। क्या कर देंगे, अस्थायी रोक लगाएंगे। कौन, राष्ट्रपति। जैसे मान लो किसी को मृत्यु दंड दिया गया है और ऐसा लगता है कि उसको विचार करना चाहिए, तो मान को चलो कल को फांसी मिलने वाली है ना, तो राष्ट्रपति आएंगे विचार में अस्थायी रोक लगा दे, ताकि क्या है, उसके जो उनको डिसीजन दिया गया है उस पर क्या किया जा सके, विचार किया जा सके। तो ये समझ में आया 5 तरह का क्षमादान क्या है। एक पहला नंबर का क्षमा क्या है, कंप्लीटली उसको फ्री कर देना कि भाई चलो पूरा पूरा माफ कर दिए। लघुकरण में क्या है, जो कठोर सजा था उसको सामान्य सजा में बदल दिए, मतलब नेचर बदल जाता है दंड का। परिहार में 2 साल का कठोर कारावास था, उसमें टाइम को कम कर दिया, परिहार में टाइम कम करते हैं। विराम में क्या करते हैं, विशेष परिस्थिति को देख करके, जैसे महिलाओं के केस में गर्भावस्था या स्थायी अपंगता को लेकर के क्या सजा को कम किया जाता है। प्रविलंबन में अस्थायी रोक लगाया जाता है। तो ये 5 तरह के जो क्या है क्षमादान है आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति किसी को दे सकते हैं। आगे हैं आर्टिकल 73 में, तो 73 में कहा गया है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार कहां तक होगा, तो जहां तक देश की भौगोलिक सीमा है। इसके अलावा देश के अलग अलग विश्व में अलग अलग देशों में क्या है, दूतावास है, वहां पर मतलब क्या भौगोलिक आर्थिक कहा जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार या कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कहां होगा, तो देश की भौगोलिक सीमा। इसके साथ साथ में जो अलग अलग देशों में जो दूतावास है वहां पर भी क्या हो जाएगा, मान सकते हैं कि उस दूतावास के अंतर्गत जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी को क्या करना, उनके ऊपर क्या होगा, राष्ट्रपति के आदेश मान्य होंगे। तो ये क्या जाएगा, आर्टिकल 73 तक हमारा कहां हो गया, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। एक चीज और है, जो उपराष्ट्रपति है इसके सैलरी की अगर बात करें तो कई एग्जाम से पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखो उपराष्ट्रपति है ना, उसका मेन काम क्या होता है, राज्यसभा की क्या करना, अध्यक्षता करना। ठीक है ना, मतलब राज्यसभा का सभापति होता है, उसको सैलरी भी मिलता है केवल राज्यसभा का सभापति होने के कारण। कुछ अलग अलग केसेस हैं जिसमें वो क्या बनेगा, आकस्मिक स्थिति होती है जिन पर वो क्या है, राष्ट्रपति के पद पर काम करता है।
जब वो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा होता है तो याद रहे तो सारे जितने बेनिफिट राष्ट्रपति को दिए जाते थे वो सभी किसको दिए जाएंगे, उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे, लेकिन केवल कितने महीने तक, केवल 6 महीने, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट निर्धारित की गई है संविधान में कि मैक्सिमम 6 महीने तक को क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति यानी कि कौन, उपराष्ट्रपति जो होता है, उसको सैलरी किसके आधार पर मिलता है कि वो राज्यसभा का अध्यक्ष है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, ये 73 तक का पार्ट खत्म हो गया, 74 से लेकर के 78 तक का मतलब क्या क्या, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और क्या महान्यायवादी पर हम बात करेंगे। ठीक है।